Hello everyone, my name is Shivam and topic that I am going to start today is indefinite integral. So, what we have to study in indefinite integral, first of all I will introduce to you about the indefinite integral. ये होता क्या है indefinite integral? तो भाई देखो डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था? डिफरेंशिएशन में हमने सीखा था चीज़ों को तोड़ना. डिफरेंशिएशन डील विथ चीज़ों को तोड़ना, ठीक है ना. हम डिफरेंशिएशन में किसी भी चीज़ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते थे, ठीक है. डिफरेंशिएशन में सपोज करो डिफरेंशिएशन को एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता था 2x हो जाता था. डिफरेंशिएशन का मतलब ही है तोड़ना, ठीक है. इसका ठीक इन्वर्स होता है, इसका ठीक ही इन्वर्स होता है. मान लो इसकी बात करें इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करें या इंटीग्रल की बात करें, तो डिफरेंशिएशन का ठीक इन्वर्स होता है, ठीक है. तो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इन्वर्स होता है. आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है. इंडेफिनिट की बात नहीं करें, इंटीग्रल की केवल बात करें. इस इंटीग्रल की केवल बात करें तो इंटीग्रल की बात करें तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल इन्वर्स होता है इंटीग्रेशन, ठीक है. तो इंटीग्रेशन इज जोड़ना, ठीक है. ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है बहुत छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ना, ठीक है. अपने दिमाग में ये बातें बिल्कुल ध्यान से समझा लेना अपने आप को कि जोड़ना इज इंटीग्रेशन. अच्छा, आगे बढ़े इस चैप्टर में तब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ. आपके दिमाग में 3 सवाल ज़रूर आने चाहिए, WH, ठीक है. आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त ये 3 सवाल आ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते वक्त ये 3 सवाल आ रहे हैं, तो आपका चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा और आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा उस चैप्टर में, ठीक है. तो ये WH क्या है भाई? WH का मतलब है व्हाट, वाई एंड हाउ, ठीक है. ये 3 क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं, इसका मतलब कि आपका चैप्टर क्लियर होता जा रहा है, आपका चैप्टर आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है. तो अपने आप से भी और इस वीडियो से भी आप ये 3 सवाल ज़रूर जानने की कोशिश कीजिएगा, व्हाट, वाई एंड हाउ. और नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि व्हाट, वाई एंड हाउ, ठीक है. तो आओ बात करते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं. तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं. तो मान लो पहले इंटीग्रेशन का डेफिनेशन भाई लिख लेना तुम लोग. कई लोगों को इंटीग्रेशन का डेफिनेशन चाहिए होता है. तो इंटीग्रेशन इज जस्ट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. तो व्हाट का मतलब व्हाट सवाल का हमें आंसर मिल गया. व्हाट इज इंटीग्रेशन? तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई. चलो अच्छी बात है. तो अभी हमने बात किया किसकी? dx² अपॉन dx की. तो x² को हमने डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था बताओ भाई? 2x आया था, ठीक है. अच्छा, इसका इन्वर्स से मतलब अगर हम क्या करें कि 2x dx को अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए? x² प्लस लैम्डा. अब कैसे आना चाहिए? हाउ का जवाब मैं अभी दूंगा, ठीक है. अभी मैं बस समझा रहा हूँ कि ये इन्वर्स कैसे हुआ. देखो भाई, इसका डिफरेंशिएशन हमें ये आ रहा था तो इसका इंटीग्रेशन हमें क्या आएगा? ये आएगा x², ठीक है भाई. तो अच्छा, कई लोग के दिमाग में सवाल आता होगा कि यहाँ पे सर देखिए यहाँ पे लैम्डा भी आ गया. अब लैम्डा क्या है? तो लैम्डा भाई कांस्टेंट है. कभी कभी क्या होता है, जोड़ते जोड़ते ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ जाती हैं. ऐसा होता है कि कभी हम कम जोड़ देते हैं, ठीक है ना. तो वो जो चीज़ें भरपाई करने के लिए हमने लैम्डा को ऐड किया यहाँ पे. दैट इज़ कॉल्ड आर्बिट्री कांस्टेंट, या केवल आप इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है. तो इसको कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है भाई. इसको कांस्टेंट कहते हैं. लैम्डा इज कांस्टेंट. हमेशा जब आप किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जोड़ते जोड़ते भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं या कभी कभी कम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है. किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है हमें, तो क्या होता है कि इसलिए हम कांस्टेंट को एक बार ऐड कर देते हैं कि कम की भरपाई कर देगा, ज़्यादा की भरपाई कर देगा, दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी यहाँ पे, ठीक है. तो देखो भाई,
अभी तो हमने एक पर्टिकुलर चीज़ों की बात कर ली, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेशन में और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में और आगे बढ़ने से पहले, अच्छा, इंटीग्रेशन को एक और चीज़ कहा जाता है, क्या? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कहा जाता है इंटीग्रेशन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिफरेंशिएशन का ये एंटी है, इन्वर्स है, ठीक है। एक बार फिर से जो भी हमने लिखा है उसको ध्यान से देख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अपना, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। फिर भी नोट्स के लिए तुम कमेंट्स में हमें नोट्स मांग सकते हो हमसे, ठीक है। तो देखो भाई, मान लेते हैं कोई फंक्शन, तो भाई मान लेते हैं कोई फंक्शन क्या है, मान लेते हैं कोई फंक्शन है अपना f(x), ठीक है भाई, f(x) अपना कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इस f(x) की बात करें तो f(x) को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया किसको, f(x) को अपॉन dx को, ठीक है। तो अभी हमने उसको एग्जांपल के थ्रू समझाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि f(x) को अपन डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, f'(x), ठीक है ना, आया ना अपना भाई, f'(x) आया। इसको डिफ्रेंशिएट करने, एक बार डिफ्रेंशिएट करने f'(x) आया, तो हम इसे अगर f'(x) को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा अपना f(x) + c, ठीक है। तो देखो ना, इसका ठीक इन्वर्स है, f(x) को डिफ्रेंशिएट किया तो f'(x) आया, और f'(x) को इंटीग्रेट किया तो f(x) आया, ठीक है। c हमने बस कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है। तो बात को समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि इंटीग्रेशन जो है डिफ्रेंशिएशन का बिल्कुल इन्वर्स होता है, ठीक है, इन्वर्स होता है। तो लिख लो, मान लो, अब स्पेशल केस की बात करते हैं, एक केस की बात करते हैं कि एक पॉइंट लिख लो कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन, एवरी कांस्टेंट, देखो कांस्टेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में CUNS डॉट लिख सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन इस ऐसे लिख सकते हो या फिर fxn फंक्शन लिख सकते हो। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ठीक है। ठीक है, इंटीग्रेटेबल, ठीक है। एवरी कांस्टेंट, हर कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन सम ऑफ देम आर नॉट एक्सप्रेसेबल, ठीक है भाई, कुछ उनमें से एक्सप्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। सभी कांस्टेंट फंक्शन तो इंटीग्रेट हो जाते हैं भाई, 2 को इंटीग्रेट कर सकते हो 2x हो जाएगा, 3 को इंटीग्रेट करो 3x हो जाएगा, a को इंटीग्रेट करो ax हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि रिप्रेजेंटेबल, एक्सप्रेसेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। मान लो हम बात करते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1/n dx, ठीक है, 1/n dx, सॉरी मेरा हाथ बीच में आ जा रहा है, ठीक है, या साइन 1/x dx कर लो, ठीक है। तो ये फंक्शन तो इंटीग्रेट हो जाएगा बट एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेबल, बट नॉट एक्सप्रेसेबल, आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये फंक्शन तो इंटीग्रेटेबल है लेकिन एक्सप्रेसेबल नहीं है, ठीक है, एक्सप्रेसेबल नहीं है,
ठीक है, चीज़ें दिख रही हैं। चलो इस चीज़ को ध्यान देना थोड़ा सा। चलो तो आगे की बात करते हैं। मान लो एक और पॉइंट लिख लो इसके बाद, ठीक है। एक बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, वो इंटीग्रेट होता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक्सप्रेस भी हो जाए। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं विच कैन बी इंटीग्रेटेबल बट नॉट बी एक्सप्रेसेबल, ठीक है। तो चीज़ों को समझना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपना है, इफ a function is constant, ठीक है, if a function is constant then fx is differentiable, ठीक है। तो अगर फंक्शन कांस्टेंट है देन fx इज डिफरेंशिएबल। बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके बात करेंगे, ऐसे तो समझ में आता रह जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि फंक्शन है अपना x⁻⁻⁻⁻³ dx की, ठीक है। ये अपना फंक्शन है, ये समझ में आ रहा है, x⁻⁻⁻³ dx की, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे, अभी मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताऊंगा, कोई भी चीज़ कैसे इंटीग्रेट होती है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पे बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि समझो क्या कह रहा हूँ मैं, वो समझो, ठीक है। तो देखो ये फंक्शन क्या है, ये जो फंक्शन है fx ना, fx क्या है अपना भाई, fx इज इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या है, fx इज इक्वल टू 1/x⁻⁻⁻⁻3, बस इतनी सी बात है, ठीक है। उसको थोड़ा सा ताम झाम के साथ वहाँ पे सजाया हुआ है, -1/3 लगाया हुआ है, लेकिन बात यही है कि ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। माइनस वाला जो साइन, तुम्हें ये पता होगा कि अगर किसी भी नंबर के पावर में माइनस में कुछ है तो इट मीन्स कि उसका डिनोमिनेटर में वो पावर पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो समझो बात को, यहाँ पे हमारा fx क्या है, fx है 1/x⁻⁻⁻3, अच्छी बात है, ये तो अपना fx हो गया। अच्छा, तो अब इस fx को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे x⁻⁻⁻⁻3 +1 हो जाता है और नीचे -1/3 +1 हो जाता है +c, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब -1/3 +1 कितना होगा, तो 2/3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 2/3 होगा, तो ये बन जाएगा x⁻2/3 अपॉन 2/3 + c, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें काम की बात करते हैं। देखो ये अभी तक जो चीज़ें थी वो बस तुमको समझाने के लिए कि तुम्हें समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। तो व्हाट, व्हेन, हाउ, इन चीज़ों का मुझे उम्मीद है कि आप इन तीनों चीज़ों का आंसर खोजते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। और नहीं भी चल रहे होंगे तो अब से खोजना, क्योंकि अब से हम बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, तो अभी हम देख रहे थे कि एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। क्या क्वेश्चन था अपना कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻⁻⁻3 dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन देख रहे थे। तो फंक्शन हमने देखा था क्या था, fx इज इक्वल टू 1/x⁻⁻⁻3 था ना, 1/x⁻⁻⁻3 था, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू 0 पे ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन हमने दिया ना, वो डिसकंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस है ही नहीं, ठीक है। देखो x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो कंटिन्यूअस तो है नहीं, लेकिन इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेट क्या होगा, 2/3 x⁻2/3, सॉरी 3/2 हो जाएगा यहाँ पे ना, 3/2 x⁻2/3 + c, ठीक है भाई। तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखो fx जो है वो डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन वही फंक्शन इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है।
आई होप मुझे मैं आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रहा हूँ, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और ठीक है, और आप सभी अपने आप से ये 3 सवाल पूछते होंगे अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि अपना f(x) इज discontinuous at x is equal to 0, but integration of f(x) dx is continuous at x is equal to 0. चलो, आई होप आपको इतना तक तो समझ में आ गया हो, इतना चीज़ें आपके दिमाग में स्ट्राइक करी होंगी। ठीक है, करी हैं तो अच्छी बात है, नहीं करी हैं तो आप एक बार फिर से यहाँ तक का वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपके दिमाग में ये चीज़ें स्ट्राइक करेंगी, ज़रूर करेंगे। ठीक है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें, इतना कुछ टफ नहीं है इसमें कि आपको नहीं समझ में आएगा। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, समझ में आने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स जो आप लिख रहे हैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आप आगे जब इंटीग्रेशन पढ़ें या इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आए, आपसे डायरेक्टली कभी क्वेश्चंस नहीं आते कि आप इस चीज़ को इंटीग्रेट कीजिए, इसको इंटीग्रेट कीजिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या फिर आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी डायरेक्टली इसके क्वेश्चन तो रेयरली आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं कि कोई फंक्शन का पीरियड पूछेगा, कोई फंक्शन के इंटीग्रल का पीरियड पूछेगा, कोई फंक्शन का डिफरेंशिएबल फॉर्म पूछेगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अभी लिख लीजिएगा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शन need not to be ठीक है, need not to be periodic। ठीक है, किसी भी फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक ही हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पीरियोडिक ही हो। जैसे कि अच्छा, मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ना कुछ तो सबूत होगा। ठीक है, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई हमारे पास सबूत क्या है। देखो अपना सबूत क्या है, क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ले सकते हो cos x dx। ठीक ना, cos x तो अपना पीरियोडिक होता है, होता नहीं होता, होता है। ठीक है, तो cos x अपना पीरियोडिक होता है। तो इसका पीरियोडिक है, तो पीरियोडिक का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस सी। ठीक है ना, sin x प्लस सी। तो देखो पीरियोडिक ये भी है और ये भी क्या है, पीरियोडिक है। देखिए दोनों पीरियोडिक है। ठीक है, अब हम बात करें अपने एक दूसरे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल फर्स्ट कर देना, अब एग्जाम्पल 2 करना। ठीक है, एग्जाम्पल 2 की बात करेंगे। अच्छा, पहला वाला पीरियोडिक कैसे, वो भी ध्यान लेना कि कुछ वैल्यूज़ रखेंगे, हम उस वैल्यूज़ को रिपीट करेंगे। ठीक है, वो वैल्यूज़ रखने पे जो वैल्यूज़ आएंगी फंक्शन की वो रिपीट होंगी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीरियोडिक। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अगर ट्राई करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 1। अब देखो भाई, जो भी लोग अभी तक इंटीग्रेशन से वाकिफ़ हैं थोड़ा बहुत, वो क्या करेंगे, वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और पहले इसका आंसर निकालेंगे। और जो नहीं है, जिनको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो मेरे साथ चले और इसका आगे देखें आंसर, सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखना भाई, ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन होगा cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, तो दिस इज आवर फंक्शन cos x प्लस 1, दिस इज पीरियोडिक एंड दिस वन इज
दिस वन इज नॉन पीरियोडिक। देख लो ना भाई, वैल्यूज रख के देखो, अगर चीज़ें रिपीट होंगी तो भाई पीरियोडिक होगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज रख के भी देख लो, चीज़ें रिपीट कुछ भी नहीं होंगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन पीरियोडिक। चलो अब कुछ बेसिक फॉर्मूला, अब आया ना बात, अब आपके समझ में आएगी चीज़ें। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, रुको, बेसिक फार्मूलाज लिख लेना। ठीक है, बेसिक फार्मूलाज में क्या क्या लिखेंगे अभी मैं बताता हूँ क्या क्या लिखेंगे। देखो भाई ध्यान से, अब थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसमें बता, अभी तक जो बता रहा था हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग से कभी स्लिप कर जाए, लेकिन ये चीज़ अगर स्लिप कर गई तो तुम भी स्लिप कर जाओगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि x⁴n का इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन मैं करूँगा उसके बाद तुम करोगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज x⁴n का इंटीग्रेशन। ठीक है, x⁴n का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x⁴n+1 तो आएगा ही। ठीक है, नीचे आएगा n+1 और प्लस c। ठीक है, ये x⁴n का इंटीग्रेशन है। अब जैसे इसका एग्जांपल करते हैं, x⁵ का इंटीग्रेशन कर सकते हो dx में। पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो इसको। ठीक है, x⁴1/2 का इंटीग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx। ठीक है, तो इन चीज़ों का इंटीग्रेशन तुम खुद से करो। ठीक है, मैं तुम्हें इसका आंसर बता देता हूँ। देखो भाई, अभी जो हमने फॉर्मूला बताया उसी में पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁵ dx इज इक्वल टू x⁵+1 अपॉन 5+1 प्लस c, x⁴6 प्लस c। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमने कर दिया, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल तुम खुद से ट्राई करोगे। अगर कोई भी डिफिकल्टी आएगी तो तुम कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो, तुम्हारे डाउट का बिल्कुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अपना देखो पहला फॉर्मूला हो गया x⁴n। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, केवल एक फॉर्मूला तो यूज़ नहीं होता, या कोई ऐसा कुछ हो जाए कि केवल एक ही फॉर्मूला यूज़ हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन में क्या होता है, मल्टीपल फार्मूलाज यूज़ होते हैं, तो मल्टीपल फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए हमको मल्टीपल फार्मूलाज जानने भी पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला फार्मूला हमने जान लिया क्या, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट फार्मूला पढ़ रहे हैं, क्या है भाई नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला है लॉग का, लॉग छोड़ो, e⁴x का। ठीक है, e⁴x का इंटीग्रेशन करना है। चलो देखो, e⁴x जो है इंटीग्रेशन की क्लास का सबसे ढीठ बच्चा है जो कभी नहीं सुधरेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो, e⁴x हमेशा क्या रहेगा, e⁴x रहेगा। ठीक है भाई, देखो e⁴x का इंटीग्रेशन हमेशा e⁴x ही रहेगा। ठीक है, चलो, तो अगर तुम चाहो तो मैं लॉगरिथमिक की लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूज़न आगे के लिए ना हो। ठीक है, तो लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लेना। आएंगे हम बेसिक फॉर्मूला पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख लो। लॉगरिथमिक, नॉर्मल, पावर का कुछ, तो लॉगरिथमिक का क्या है, लॉग a, ठीक है, बेस b इज इक्वल टू लॉग a अपॉन लॉग b, है ना।
log a अपॉन log b। ठीक है, अच्छी बात है। ये तो हमने सीख लिया। ठीक है, अब देखो मान लो कि हमारा है क्या है, log a माइनस log b। ठीक है, log a माइनस log b, log a अपॉन log b को क्या लिख सकते हैं, log a माइनस log b। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या पढ़ते हैं, मान लो log के अंदर कोई ऐसा टर्म है a टू पावर n है। ठीक है, तो log क्या करेगा, ये जो n है ना इसको बाहर निकाल देगा, क्या, n log ऑफ a। ठीक है, n log ऑफ a। जैसे कि अगर हम क्वेश्चन करें log ऑफ 2 टू पावर 5, तो आंसर क्या आएगा, 5 log। ठीक है, तो 5, ये जो 5 है ना ये जंप होके log के आगे आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? चलो, आई होप तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा हो, कोई डाउट ना हो इस पर। ठीक है, तो देखना अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में तुरंत पूछना, तुरंत तुम्हारा सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लो लॉग की भी पूरी बात क्या बताऊं तुम्हें, लॉग तुमने पढ़ाई है पहले से। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बेसिक इंट्रो करा देता हूं मैं। अगर मान लो लॉग का ही छोड़ो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a टू पावर x। ठीक है, a टू पावर x इंटू बी टू पावर भी x, तो क्या हो जाता है a इंटू बी टू पावर x हो जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है। नेक्स्ट टर्म क्या लिखोगे, a टू पावर x टू पावर y इज इक्वल टू a टू पावर x इंटू वाई, x इंटू वाई हो जाता है a टू पावर x इंटू वाई। चलो भाई, अब मान लो a टू पावर n b टू पावर n। ठीक है, ऐसा कुछ है। ये तो हमने अभी पढ़ाई है। ठीक है, अच्छा कोई ना, अब हम क्वेश्चन करेंगे, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे। मान लो उस क्वेश्चन से भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, देखना सीखोगे क्या तुम। क्वेश्चन अपना है e टू पावर ln x, ln रूट x dx। ठीक है, मैंने तुम्हें इतना समय इसलिए दिया कि ताकि तुम खुद से इसको सॉल्व करो। अब देखो तुम्हें पता तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। e टू पावर में, ठीक है, e टू पावर में अगर log लिखा रहे और a लिखा रहे, ठीक है ना, e टू पावर में log के अंदर कुछ भी नंबर लिखा रहे, तो ये जो a होता है ना वो यहाँ आ जाता है और ऊपर क्या होता है 1 हो जाता है, अगर e की पावर में हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, e टू पावर ln अंडर रूट x dx, वही हमने सेम लिख दिया। अब देखो e क्या, अंडर रूट नीचे आ जाएगा और e ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ x ln e dx। ठीक है भाई, तो ये ln e क्या बन जाता है, ln, ध्यान से नोट करना, ln e की वैल्यू होती है 1, ln e की वैल्यू होती है 1, तो ध्यान दो, अंडर रूट x ln e क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ x dx। ठीक है, अब अंडर रूट ऑफ x का मतलब होता है x टू पावर 1 बाई, देखो भाई ध्यान से, नहीं दिख रहा हो तो बताना, x टू पावर 1 बाई 2 dx। ठीक है ना, अभी मैंने बताया तुम्हें x टू पावर कुछ भी पावर हो x के, तो उसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, कुछ भी पावर हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पढ़ा है हमने, तुमने अभी पढ़ा है। ठीक है, x टू पावर n का इंटीग्रेशन, तो x टू पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है भाई, और नीचे क्या होगा 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अच्छा इतना तो पढ़ लिया हमने। अब इसके आगे तो क्या होगा कि x टू पावर
3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस c, यानी कि x⁴ 3/2 और 2/3 प्लस c। ठीक है, इतना पढ़ लिया हमने। तो बाकी की फॉर्मूलाज जो हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।